Seals, script, weights, seals and sealings. सील्स और सीलिंग इसको यूज किया जाता था लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, लंबी दूरी के व्यापार को ज़्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए। आप इमेजिन करो कि एक बैग जिसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया, इसके माउथ को एक रस्सी से बांधा गया और जो नॉट था इस पर गीली मिट्टी फिक्स कर दी गई और उस गीली मिट्टी पर एक या दो सील्स प्रेस कर दिए गए, मतलब उन सील्स को प्रेस करके उस पे निशान बना दिए गए, जिससे जब वो बैग जहां पर भी उसको पहुंचना था वहां पर पहुंच गया विदाउट ब्रेकिंग द सील। अगर सीलिंग के इंटेक्ट रहते हुए बिना सील के ब्रेक हुए वहां तक वो बैग पहुंच गया, तो इसका ये मतलब कि रास्ते में उस सामान के साथ कोई टेम्परिंग नहीं हुई, सामान के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की गई। और ये जो सीलिंग था ये एक तरह से सेंडर की आइडेंटिटी को भी कन्वे करता था। तो कहने का मतलब ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते थे, सेंडर होते थे, इनकी आइडेंटिटी को कन्वे करने के लिए डिफरेंट जो सेंडर्स थे वो डिफरेंट सील्स को यूज करते थे, और ये जो सीलिंग्स हैं एक तरह से सेंडर्स की आइडेंटिटी को शो करती थी। एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट, जो हड़प्पन सील्स हैं, नॉर्मली हड़प्पन सील्स में a line of writing is found। यहाँ पर एक लाइन में कुछ लिखा हुआ पाया गया है। प्रॉबेबली ये जो राइटिंग है इसमें ओनर का नाम और ओनर का टाइटल होगा। स्कॉलर्स इन्होंने ये भी सजेस्ट किया है कि ये जो एनिमल मोटिव, ये जानवरों के चित्र हर सील में थे, तो ये जो एनिमल मोटिव थे दे कन्वेड अ मीनिंग टू दोज हु कुड नॉट रीड। जो लोग पढ़ नहीं सकते थे वो इस स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं सकते थे, जो इलिटरेट लोग थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वो एनिमल मोटिव को देख करके सेंडर को समझ सकते थे कि इसका मालिक कौन है। ज्यादातर जो इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं वो काफी शॉर्ट हैं, और जो सबसे लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन है इट कंटेन्स अबाउट 26 साइंस, इसमें 26 साइंस हैं। बेशक हड़प्पन स्क्रिप्ट्स को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन ये क्लियर है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट्स वर नॉट अल्फाबेटिकल, मतलब हड़प्पन स्क्रिप्ट्स में अल्फाबेट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, क्योंकि ये जो साइंस पाए गए हैं, सिंबल्स पाए गए हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट्स में, बहुत ज्यादा साइन है, लगभग 375 से 400 के बीच में साइंस और सिंबल्स जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं। लेकिन ये क्लियर है कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट था इट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्योंकि हड़प्पन स्क्रिप्ट इसको राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता था, क्योंकि कुछ जो सील्स हैं वो राइट हैंड साइड पे वाइडर स्पेस को शो करते हैं, तो जो एनग्रेवर है वो राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करता होगा, और जब आगे बढ़ते हुए स्पेस की कमी हो जाती होगी तो लेफ्ट साइड पे जो क्रैम्पिंग है ये शो करती है कि राइट हैंड साइड से लिखते हुए जो एनग्रेवर है वो लेफ्ट की तरफ पहुंचते पहुंचते जो उसकी राइटिंग है वो शॉर्ट होनी शुरू हो गई है और लेफ्ट की साइड पे कम जगह बची है। हड़प्पन राइटिंग्स जो हैं वो वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे पाए गए हैं, जैसे सील्स, कॉपर टूल्स, रिम्स ऑफ जार,
copper and terracotta tablets, jewelry, bone rods, even an ancient signboard has been found. तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये तो सारी चीजें जो है नॉन पेरिशेबल मटेरियल पे पाई गई हैं, लेकिन पेरिशेबल मटेरियल पे भी उस समय लिखा जाता होगा जो कि समय के साथ वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो लार्ज स्केल पे राइटिंग का पाया जाना क्या ये कन्वे करता है कि उस समय लिटरेसी इट वाज वेरी वाइड स्प्रेड। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग बहुत पढ़े लिखे होते थे, तो ये मीनिंग कन्वे करता है। इतने ज्यादा नंबर्स पे रिटन मटेरियल का पाया जाना, स्कॉलर्स बहुत ज्यादा श्योर नहीं है, लेकिन हम लोग एटलीस्ट गेस तो कर सकते हैं। वेट्स exchange were regulated by a precise system of weights. गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन में वेट्स के प्रिसाइज सिस्टम को यूज किया जाता था। ये जो वेट्स है उस समय उनको चर्ट स्टोन से बनाया जाता था। चर्ट नाम के पत्थर का इस्तेमाल वेट्स को बनाने के लिए किया जाता था। ये जो हड़प्पन वेट्स हैं दे वर क्यूबिकल इन शेप्स विद नो मार्किंग्स। तो ये क्यूबिकल शेप में थे, इसमें कोई मार्किंग भी नहीं बनी होती थी। जो लोअर डिनोमिनेशन था वेट का दे वर बाइनरी एंड द हायर डिनोमिनेशंस फॉलोड बाय द डेसिमल सिस्टम। तो जो आपका लोअर डिनोमिनेशन था ये बाइनरी 1 2 4 6 अप टू 12,800 तक है, जबकि जो हायर डिनोमिनेशंस थे दे वर फॉलोड बाय डेसिमल सिस्टम 10 20 30 लाइक दिस। स्मॉलर वेट्स भी यूज होते थे और शायद स्मॉल वेट्स को यूज किया जाता था फॉर वेइंग ज्वेलरी एंड बीड्स। इसके अलावा मेटल स्केल पेन्स भी पाए गए हैं, मेटल के तराजू भी पाए गए हैं, तो जिससे ये पता चलता है कि गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए उस समय वेट्स एंड स्केल पेन्स का यूज किया जाता था। एंशिएंट अथॉरिटी देयर आर indications of complex decisions being taken and implemented in हड़प्पन सोसाइटी। क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि हड़प्पन सोसाइटी में जो मुश्किल डिसीजन लिए भी जाते थे और उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाता था। जैसे अगर हम हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स, हड़प्पन जो पॉटरी है, सील्स हैं, वेट्स हैं, ब्रिक्स हैं, इनकी यूनिफॉर्मिटी को देखते हैं, स्पेशली ब्रिक्स की यूनिफॉर्मिटी को देखते हैं। जो ब्रिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए कोई एक सिंगल सेटलमेंट, कोई सिंगल सेंटर नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जो ब्रिक्स फ्रॉम जम्मू टू गुजरात जो ईंटें पाई गई हैं वो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज रेशियो में बनाई गई थी। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि सेटलमेंट्स वर स्ट्रेटेजिकली सेट अप इन स्पेसिफिक लोकेशंस फॉर वेरियस रीजन्स। अलग अलग कारणों से अलग अलग जगहों पर सेटलमेंट्स को स्टैब्लिश किया गया था। कहीं पे रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए, कहीं पर उसको किसी एरिया को एज अ पोर्ट यूज करने के लिए, या डिफरेंट पर्पस से स्पेसिफिकली सेटलमेंट्स को स्टैब्लिश किया गया था। तो ये सारे जो डिसीजन हैं इनको लेने के लिए जरूर कोई ना कोई व्यक्ति रहता होगा। इन सारी एक्टिविटीज को कौन ऑर्गेनाइज करता होगा? क्या कोई एक राजा था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, या कोई राजा नहीं थे, या बहुत सारे राजा थे? ये एक क्वेश्चन रेज होता है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने कई स्ट्रेटेजीज को यूज किया है। इफ वी लुक फॉर अ सेंटर ऑफ पावर or for depictions of people in power, archaeological records provide no immediate answers. तो सेंटर ऑफ पावर की राजा कौन था, या जो लोग पावर में थे वो क्या डिसीजंस लेते थे, कहाँ रहते थे? आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड इसके लिए कोई इमीडिएट आंसर प्रोवाइड नहीं करते। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पाई गई है मोहनजोदड़ो में जिसको कि पैलेस डेजिग्नेट किया है, जिस जगह को पैलेस का नाम आर्कियोलॉजिस्ट ने दिया है, लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी स्पेक्टेकुलर फाइंड, कोई भी भव्य चीज दिखाई
नहीं पड़ी है जो कि इस चीज को कह सके कि हाँ ये पैलेस था और यहाँ पे ये चीज पाई गई, इसका इस्तेमाल वहां के रूलर्स करते थे। एक स्टोन स्टैचू, एक पत्थर की मूर्ति पाई गई है जिसको कि आर्कियोलॉजिस्ट ने प्रीस्ट किंग का नाम दिया था और आज भी इस स्टोन स्टैचू को प्रीस्ट किंग के नाम से ही जाना जाता है। तो ये वो आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने इसको प्रीस्ट किंग का नाम दिया था, ये वो आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जब डिस्कवर हुआ था तो ये मेसोपोटामियन हिस्ट्री से फेमिलियर थे, वहां के प्रीस्ट किंग से फेमिलियर थे और इसीलिए जब इन्होंने इंडस वैली रीजन में काम किया, ये स्टोन स्टैचू मिली तो उन्होंने उसी बेसिस पे इस स्टोन स्टैचू का नाम प्रीस्ट किंग रखा। लेकिन जैसा अभी हम लोग नेक्स्ट सब टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि आज भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिचुअल प्रैक्टिसेस को डीकोड नहीं किया जा सका है, उनको समझा नहीं जा सका है। तो इसीलिए आज भी हम ये नहीं जान पाए हैं कि क्या जो इंसान रिलीजियस और रिचुअल प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करता था that person also held political power or not। तो जो इंसान रिचुअल प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करता था उसके पास पॉलिटिकल पावर्स भी थे या नहीं थे। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट उनका ओपिनियन है कि हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स, कुछ का मानना है कि हड़प्पन सोसाइटी में कोई रूलर्स नहीं होते थे, सब इक्वल स्टेटस को एंजॉय करते थे। सम अदर्स फील दैट देयर वाज नो सिंगल रूलर बट सेवरल, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि कोई एक राजा नहीं था बल्कि कई सारे राजा थे, जैसे मोहनजोदड़ो यहाँ का अपना राजा, हड़प्पा का अपना राजा और इसी तरह से बाकी सेटलमेंट्स के अपने राजा हुआ करते थे। कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं जिन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट्स के सिमिलैरिटी को देखते हुए प्लान सेटलमेंट के एविडेंस को देखते हुए स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो ऑफ ब्रिक साइज, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट नियर सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, इन सारे बेसिस पे उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज अ सिंगल स्टेट। जो हड़प्पन कल्चर था, ये सिविलाइजेशन, ये एक सिंगल स्टेट था और ये जो थ्योरी है ये ज्यादा प्लॉजिबल, ज्यादा रीजनेबल दिखाई पड़ती है, क्योंकि ये एक तरह से इम्पॉसिबल है कि एंटायर कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स डिसीजन ले पाए और उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाए। द एंड ऑफ सिविलाइजेशन, ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि अप्रोक्सीमेटली 1800 BCE के आसपास जो मैच्योर हड़प्पन साइट्स के रीजन्स हैं जैसे चोलिस्तान एंड अदर साइट्स, दे हैड बीन अबंडन, ये सब एकदम से दे वर लेफ्ट बाय द पीपल। इसके अलावा इस पीरियड के आसपास ये भी एविडेंस मिलता है कि गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन का जो एक्सपेंशन था ये होने लगा था। तो पुराने मैच्योर हड़प्पन साइट्स जो है वो अबंडन, वो एकदम से दे वर लेफ्ट एंड the people started expanding in the new areas of Gujarat, Haryana and Western Uttar Pradesh। कुछ हड़प्पन साइट्स जो हैं वो 1900 BCE के बाद भी ऑक्यूपाइड रहे, लेकिन वहां के मटेरियल कल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, वहां के जो चीजें थी उसमें बदलाव देखने को मिला। जो मैच्योर हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स थे वो एकदम से अब डिसअपियर होने लगे थे, जैसे मैच्योर हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स फॉर एग्जांपल वेट्स, सील्स, स्पेशल बीड्स, राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, दैट वर द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन दैट स्टार्टेड डिसअपियरिंग। और अब उन एरियाज में कुछ ही मटेरियल्स का इस्तेमाल बहुत कम चीजों को बनाने के लिए किया जाता था। हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक भी डिटेरियोरेट हो रही थी, दे ऑल्सो डिटेरियोरेटेड एंड लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स वर नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड। और अब जो
पब्लिक स्ट्रक्चर्स थे वो उनका बनना बंद हो चुका था। ओवरऑल आर्टिफैक्ट्स एंड सेटलमेंट्स इंडिकेट अ रूरल वे ऑफ लाइफ। अब जो आर्टिफैक्ट्स थे और जो सेटलमेंट्स थे वो ये शो करते थे कि अब लोगों ने रूरल वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट कर लिया था, जिसको कि आर्कियोलॉजिस्ट ने लेट हड़प्पन और सक्सेसर कल्चर का नाम दिया है। तो आफ्टर मेच्योर हड़प्पन कल्चर इन दैट एरिया लेट हड़प्पन और सक्सेसर कल्चर्स डेवलप्ड। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट ब्रॉट अबाउट दीज चेंजेस? ये सारे चेंजेस क्यों हुए? इसके लिए भी कई सारे एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं और इसमें कई एक्सप्लेनेशन दिए गए। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड और शिफ्टिंग और ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स और द ओवर यूज ऑफ द लैंडस्केप। तो कुछ सेटलमेंट्स के लिए इसमें से कुछ कॉजेस तो सही हो सकते हैं, लेकिन ये एंटायर सिविलाइजेशन के कोलैप्स के लिए कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करते। ये क्लियर दिखाई पड़ता है कि हड़प्पन कल्चर को यूनिफाई करने वाला जो एलिमेंट था, दैट मीन्स द हड़प्पन स्टेट, इट केम टू एन एंड। तो जब हड़प्पन स्टेट खत्म हो गया, यूनिफाई करने वाला जो एलिमेंट था वो खत्म हो गया, तो धीरे धीरे जो दूसरे सेटलमेंट्स थे वो भी एक तरह से डिसअपियर होने लगे, या वहां की जो स्पेशलिटी डिस्टिंक्टिव फीचर्स थे वो खत्म होने लगे और लोग दूसरी जगहों पर जाकर के बसने लगे। डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अभी तक हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये मटेरियल रिमेन्स की मदद से पास्ट को किस तरह से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, और अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो सिविलाइजेशन को किस तरह से डिस्कवर करते हैं, और इसके लिए हम लोग केस स्टडी के रूप में हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखेंगे। कनिंघम्स कंफ्यूजन। कनिंघम ये मिड 19th सेंचुरी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए और ये इंडिया आए। Cunningham, as an archaeologist, he preferred to use the written word as a guide to investigations. Cunningham ने आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शंस को यूज किया इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए, अपनी खोज को पूरा करने के लिए। कनिंघम का जो मेन इंटरेस्ट था वो अर्ली हिस्टोरिक एंड लेटर पीरियड्स में था। तो इसके लिए उसने जो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 4th से 7th सेंचुरीज के बीच में आए थे, उन चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के द्वारा जो अकाउंट्स लिखे गए थे, उन अकाउंट्स का सहारा कनिंघम ने उस हिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करने के लिए किया। कनिंघम ने कई सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको कलेक्ट किया, उनकी डॉक्यूमेंटिंग की, इंस्क्रिप्शंस को ट्रांसलेट भी किया। और एक्सकवेशंस के समय जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस उसने किए तो उसने ऐसे आर्टिफैक्ट्स को इम्पोर्टेंस दी जो उसके अकॉर्डिंग कल्चरल वैल्यू की थी, और उस समय उसके अकॉर्डिंग हड़प्पा जो साइट था या हड़प्पा जैसे जो साइट्स थे जो कि चाइनीज पिलग्रिम्स के ट्रेवल के रास्ते में नहीं पड़ते थे और ये अर्ली हिस्टोरिक सिटी के रूप में नहीं जाने जाते थे, तो ये हड़प्पा और हड़प्पा जैसे जो साइट्स थे ये कनिंघम के इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क में फिट नहीं बैठते थे, और इसीलिए बेशक हड़प्पा के जो आर्टिफैक्ट्स थे ये 19th सेंचुरी में भी पाए गए थे और इनमें से कुछ कनिंघम तक पहुंचे भी, लेकिन कनिंघम ये रियलाइज करने में सक्सेसफुल नहीं रहा
कि वो आर्टिफैक्ट्स एक्चुअली कितने पुराने हैं। एक ऐसा ही हड़प्पन जो सील था, उसको एक इंग्लिशमैन ने कनिंघम को दिया। कनिंघम ने उसको देखा भी, लेकिन वो अनसक्सेसफुली इस सील को उस टाइम फ्रेम में ट्रेस करने में सक्सेसफुल नहीं रहा जिससे वो फेमिलियर था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि बाकियों की तरह ही उसका भी ये मानना था कि इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत या भारत में जो फर्स्ट सिटीज थे वो गंगा वैली में ही डेवलप हुए थे, और इंडियन सिटीज की जो हिस्ट्री है ये इसकी शुरुआत गंगा वैली से ही होती है। और उसने गंगा वैली को ही ज्यादा फोकस किया और वहां पर जो शुरुआती जो शहर डेवलप हुए थे उस पर ही फोकस किया, और इसीलिए वो हड़प्पा के सिग्निफिकेंस को मिस कर गया, उसकी वैल्यू को समझ नहीं पाया। बाद में अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी में दयाराम साहनी जो कि आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने हड़प्पा से सील्स को डिस्कवर किया और तब ये पाया कि जो ये हड़प्पा के जो सील्स जिन लेयर्स में डिस्कवर हुए थे, डेफिनेटली दोज लेयर्स वर मच ओल्डर देन अर्ली हिस्टोरिक लेवल्स। वो लेयर्स अर्ली हिस्टोरिक लेवल से काफी पुराने हैं, तो ये जो सील है वो भी काफी पुराने समय की है। यही वो समय था जबकि हड़प्पन सील्स के सिग्निफिकेंस को रियलाइज किया गया। दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट राखालदास बनर्जी, उन्हें ऐसे ही सील्स मोहनजोदड़ो में भी मिले, जिससे ये कंक्लूजन निकला कि ये जो हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, these sites were the part of single archaeological culture। ये जो दोनों साइट्स थे ये एक सिंगल आर्कियोलॉजिकल सिविलाइजेशन के पार्ट थे, और इनके खोजों के आधार पे 1924 में जॉन मार्शल जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस समय के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने अनाउंस किया कि एक नए सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया है इंडस वैली में। और इस तरह से S.N. रॉय, इन्होंने अपनी जो बुक है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, उसमें इन्होंने लिखा है कि मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 years older than he found her। जॉन मार्शल ने इंडिया को जहां पाया था उससे 3000 साल पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि उस समय जो सील डिस्कवर हुआ था, अभी तक जो हड़प्पन सील्स थे जिसकी इंपॉर्टेंस को समझा नहीं गया था, और वैसे ही जो सील्स थे मेसोपोटामियन साइट्स में भी पाए गए थे। और इस तरह से अब जाकर के जब ये अनाउंस किया गया कि इंडस वैली में एक नया सिविलाइजेशन जो है वो डिस्कवर किया गया है, और वो जो नया सिविलाइजेशन है इट इज ऑल्सो द कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया। ये मेसोपोटामिया का कंटेम्प्रेरी उसी टाइम पीरियड का है जिस टाइम पीरियड में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था। जॉन मार्शल ने इंडियन जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके डायरेक्टर जनरल के रूप में इंडियन आर्कियोलॉजी में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। वो फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने भारत में काम किया, और भारत में काम करने के पहले वो ग्रीस और क्रेट में भी काम कर चुके थे इस फील्ड में, और उन्होंने ग्रीस और क्रेट के एक्सपीरियंस को इंडियन आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस में यूज किया। John Marshall, he tended to excavate along regular horizontal units measured uniformly throughout the mound, ignoring the stratigraphy of the site। तो जॉन मार्शल के जो एक्सकवेशन का एक जो ड्रॉबैक था कि इन्होंने साइट के स्ट्रेटिग्राफी को इग्नोर किया, और इसका ये भी मतलब था कि सेम स्ट्रेटिग्राफी में जो भी आर्टिफैक्ट्स पाए गए थे उनको एक टाइम पीरियड में रखा गया, और इस तरह से स्ट्रेटिग्राफिक लेयर्स को इग्नोर किया गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कई बार
जो valuable information थी about the context of these founds was irretrievably lost. New techniques and questions. It was R.E.M. Wheeler, after he took over as a Director General of ASI in 1944, who rectified this problem. R.E.M. Wheeler, जो कि 1944 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने थे, इन्होंने जॉन मार्शल की जो प्रॉब्लम थी उसको रेक्टिफाई किया, उसको दूर किया। जॉन मार्शल ने स्ट्रेटोग्राफी को इग्नोर किया था। आर.ई.एम. व्हीलर ने रिकॉग्नाइज किया कि स्ट्रेटोग्राफी को फॉलो करने की जरूरत है। इसके अलावा आर.ई.एम. व्हीलर ये एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे और उन्होंने जो आर्मी में जो मिलिट्री प्रिसीशन था, आर्मी में काम करने का जो तरीका था, प्रिसाइज तरीका था, उसको आर्कियोलॉजी में भी यूज किया। हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो फ्रंटियर्स हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो साइट्स हैं, उनका प्रेजेंट डे नेशनल बाउंड्री से कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान क्रिएट हो गया तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो मेजर साइट्स थे ये पाकिस्तानी टेरिटरी में चले गए, पाकिस्तान में चले गए, जिसके कारण इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट को इंडिया में नए साइट्स को लोकेट करने की जरूरत महसूस हुई और इसके लिए इंडिया में एक्सटेंसिव सर्वे कच्छ रीजन में किया गया, जिसके कारण कई सारे हड़प्पन सेटलमेंट्स एक्सप्लोर किए गए, ना सिर्फ कच्छ रीजन गुजरात में बल्कि पंजाब और हरियाणा में भी, जिसके कारण हड़प्पन साइट्स में कई नए साइट्स ऐड हुए, जैसे कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और अभी जल्दी ही धौलावीरा भी ऐड हुआ है। Over the decades, new issues have assumed importance. समय के साथ जो नए इश्यूज हैं वो आर्कियोलॉजी में काफी इम्पोर्टेंट हो गए हैं। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कई तरह के काम करते हैं। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं ये कल्चरल सीक्वेंस को ऑब्टेन करने में लगे हुए हैं, कल्चरल सीक्वेंस का पता लगाने में बिजी हैं, जबकि दूसरे जो हैं, दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट दे आर trying to locate the logic behind the location of specific sites। जो दूसरे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये स्पेसिफिक साइट्स के लोकेशन के पीछे जो लॉजिक है उसको समझने में लगे हुए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो वाइड रेंज ऑफ जो आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं तो उन आर्टिफैक्ट्स को आइडेंटिफाई करना कि उनका फंक्शन क्या था, वो किस मटेरियल से बने हुए थे, उनका इस्तेमाल कौन लोग करते थे, क्या आर्टिफैक्ट्स के बेसिस पे सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस को पता लगाया जा सकता है। तो नाउ दे आर बिजी इन grapple with the wealth of artifacts, trying to figure out the functions these may have served। 1980s के बाद से ही अब हड़प्पन आर्कियोलॉजी में इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ है। ना सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट के स्पेशलिस्ट बल्कि पूरी दुनिया से जो स्पेशलिस्ट हैं अब वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिल करके काम कर रहे हैं। मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड नए जो फैक्ट्स हैं उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है। Problems of piecing together the past। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टडी करके हम लोगों ने ये जाना कि हड़प्पन स्क्रिप्ट से तो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कोई बहुत ज्यादा जानकारी, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिली। इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानने के लिए जो सोर्सेज आर्कियोलॉजिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने यूज किए हैं वो मटेरियल रिमेन्स हैं। मटेरियल रिमेन्स दे कुड बी पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, हाउसहोल्ड ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। Organic materials such as cloth, leather, wood and reeds generally decompose, especially in tropic regions. What survive are stone, burnt clay, metal, etc. Now the question arises,
हाउ आर्कियोलॉजिस्ट दे रिकंस्ट्रक्ट पास्ट विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स की मदद से पास्ट को कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। क्लासिफाइंग फाइंड्स, रिकवरिंग आर्टिफैक्ट इज जस्ट द बिगनिंग ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंटरप्राइज। ये जो आर्टिफैक्ट्स का मिलना, उसका डिस्कवर होना, ये आर्कियोलॉजी की शुरुआत ही है। इसके बाद जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इन आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक सिंपल प्रिंसिपल है क्लासिफिकेशन का इन टर्म्स ऑफ मटेरियल। मटेरियल के बेसिस पे आर्टिफैक्ट्स को क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि कौन सा आर्टिफैक्ट किस चीज का बना है। जैसे स्टोन से बने हुए जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनको एक ग्रुप में, क्ले से बने हुए आर्टिफैक्ट्स दूसरे ग्रुप में, मेटल से बने हुए डिफरेंट ग्रुप, एंड सो ऑन। तो फर्स्ट simple principle of classification is in terms of materials such as stone, clay, metal, bone, ivory, etc. The second and more complicated is in terms of functions. जो दूसरा तरीका है क्लासिफिकेशन का वो इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस, काम के आधार पे। तो आर्कियोलॉजिस्ट ये डिसाइड करते हैं कि उस आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल किस चीज के लिए होता था, वो आर्टिफैक्ट क्या है, वेदर इट इज अ टूल और an ornament or both or something meant for ritual use. An understanding of the function of an artifact is often shaped by its resemblance with present day things. ये आर्टिफैक्ट के फंक्शन को समझने के लिए एक तरीका है, और वो तरीका क्या है कि उसे आज की चीजों से मिलाया जाए। जैसे आज अगर मोती है, मोती का इस्तेमाल माला या गहना बनाने के लिए किया जाता है, या चक्कियां हैं जिसका इस्तेमाल अनाज पीसने के लिए किया जाता है, पॉट्स टू स्टोर ग्रेन्स और वाटर, स्टोन ब्लेड्स, लाइक दिस। तो आज अगर हम इन चीजों का इस्तेमाल इस काम के लिए करते हैं, तो अगर हमें आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से उससे रिजेंबल करती हुई चीज मिली है, तो उस समय भी लोग उस चीज का इस्तेमाल लगभग वही काम करने के लिए करते रहे होंगे। थर्ड, आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफैक्ट बाय इन्वेस्टिगेटिंग द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट वाज फाउंड। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये आर्टिफैक्ट के फंक्शन को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं उस बेसिस पे कि वो आर्टिफैक्ट किस जगह पे पाया गया, वेदर इट इज इन अ ड्रेन और इन अ ग्रेव। Sometimes archaeologists have to take recourse to indirect evidence. कई बार जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें इनडायरेक्ट एविडेंस का भी सहारा लेना पड़ता है। जैसे बेशक हड़प्पन साइट्स से कॉटन के ट्रेसेस, कुछ कॉटन के ट्रेसेस पाए गए हैं, लेकिन हड़प्पन पीपल के क्लोथिंग को जो है रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्लोथिंग स्टाइल को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट को इनडायरेक्ट एविडेंस पर डिपेंड होना पड़ा है। जैसे कि स्कल्पचर, मूर्तियों ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, या फिर जो सील पे किस तरह के क्लोथ्स डिपिक्ट हुए हैं, उसके बेसिस पे जो है ये इनके क्लोथिंग हैबिट्स को डिकोड करने की कोशिश की जाती है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डेवलप फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। कई केसेस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी डेवलप करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव सीन दैट द फर्स्ट हड़प्पन सील दैट वाज फाउंड कुड नॉट बी अंडरस्टूड टिल आर्कियोलॉजिस्ट हैड अ कॉन्टेक्स्ट इन विच टू प्लेस इट, बोथ इन टर्म्स ऑफ कल्चरल सीक्वेंस in which it was found and in terms of comparison with them in Mesopotamia. Problems of interpretation. The problem of archaeological interpretation are perhaps most evident in attempts to reconstruct religious practices. Archaeological interpretation की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हमें दिखाई पड़ती है जबकि हमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। मतलब आर्कियोलॉजिकल मटेरियल की मदद से किसी भी टाइम पीरियड के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के केस में स्क्रिप्ट को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो हड़प्पन जो पीपल है इनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट को आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पर ही डिपेंड करना पड़ा है। तो शुरू में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे
They thought that certain objects which seemed unusual or unfamiliar may have had a religious significance. शुरू में आर्कियोलॉजिस्ट को लगता था वो चीजें जो कि अनयूजुअल हैं, अनफेमिलियर हैं, वो धार्मिक महत्व की होंगी, रिलीजियस सिग्निफिकेंस की होंगी। जैसे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के केस में टेराकोटा फिगरीन्स ऑफ वुमेन, ये जो टेराकोटा फिगरीन मिट्टी की मूर्ति वुमेन की मिली है, इसको आर्कियोलॉजिस्ट ने मदर गॉडेस का नाम दिया है। ये जो आपका टेराकोटा फिगरीन ऑफ वुमेन विच इज हेवीली ज्वेल्ड, जिसमें आपका ज्वेलरी आपको बहुत दिखाई दे रही है, इसके अलावा इलेबरेट हेड ड्रेसेस दिखाई दे रहे हैं, तो इस मूर्ति का महत्व उन्हें बहुत समझ नहीं आया, तो उन्होंने इसको मदर गॉडेस की कैटेगरी में डाल दिया और इसको आपका रिलीजियस सिग्निफिकेंस का माना। दूसरा, रेयर स्टोन स्टेचुरी ऑफ मैन इन an almost standardized posture seated with one hand on the knee such as the priest king was also similarly classified। जब आपका स्टोन स्टेचुरी मिली प्रीस्ट किंग की, तो उसको भी आर्कियोलॉजिस्ट ने रिलीजियस सिग्निफिकेंस का माना। दूसरा, जब ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, ऐसी बिल्डिंग्स मिलती हैं जिसका फंक्शन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता, तो उसको भी रिचुअल सिग्निफिकेंस जो है रिलीजियस सिग्निफिकेंस का माना जाता है। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के केस में ग्रेट बाथ और फायर ऑल्टर्स जो कालीबंगन एंड लोथल में मिले हैं, उनको रिलीजियस सिग्निफिकेंस का माना गया है और उनको रिलीजन से कनेक्ट किया गया है। हड़प्पन सील्स को एग्जामिन करके भी हड़प्पन रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई है। कुछ जो सील्स हैं इस पे रिचुअल सीन्स को डिपिक्ट किया गया है, कुछ सील्स पे प्लांट मोटिव बने हुए, जानवरों के चित्र बने हुए हैं जो कि नेचर वर्शिप को इंडिकेट करते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे वन हॉर्न एनिमल जिसे यूनिकॉर्न कहा गया है, ये भी सील्स पे डिपिक्ट किए गए हैं। ये ऐसे जो एनिमल्स हैं, दे सीम्स टू बी मिथिकल कंपोजिट क्रिएचर। कुछ सील्स में एक फिगर शो किया गया है जो कि क्रॉस लेग योगिक पोस्चर में बैठा हुआ है और कई बार ये जानवरों से घिरा हुआ भी है। ऐसे जो फिगर को प्रोटो शिव के फॉर्म में डिपिक्ट किया गया है, आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे प्रोटो शिव का नाम दिया है। ये जो प्रोटो शिव, ये हिंदू धर्म के मुख्य देवताओं में से एक थे। इसके अलावा कोनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स भी पाए गए हैं जिसको कि आर्कियोलॉजिस्ट ने लिंग फॉर्म में क्लासिफाई किया है। कुछ जो हड़प्पन रिलीजन के एस्पेक्ट्स हैं उसको उस आधार पे भी बेस किया गया है या उस बेसिस पे भी उसको एज्यूम किया गया है कि जो अर्लियर ट्रेडिशंस हैं वो लेटर ट्रेडिशंस पर बेस्ड होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं दे यूज टू मूव फ्रॉम नोन टू अननोन, दैट इज फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट। ये जो भी आपका इनका थ्योरी है टू मूव फ्रॉम नोन टू अननोन एंड फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट, ये प्लॉजिबल दिखाई पड़ती है, रीजनेबल दिखाई पड़ती है स्टोन क्वेंस के मामले में, पॉट्स के मामले में, लेकिन हमें रिलीजियस फील्ड में इस थ्योरी को यूज करने में कुछ डाउट जरूर दिखाई देता है। जैसे अगर हम केस के रूप में लें तो प्रोटो शिवा जो सील्स पे डिपिक्ट किए गए हैं, जिनको कि आर्कियोलॉजिस्ट ने जिस फिगर को जो कि क्रॉस लेग योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने प्रोटो शिवा का नाम दिया है, अगर हम अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट का है, जिसको ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है और जो लगभग अप्रोक्सीमेटली 1500 से 1000 BCE के बीच में कंपाइल किया गया है, तो ऋग्वेद में एक गॉड को मेंशन किया गया है जिनका नाम रुद्र है और इन्हीं के लिए
लेटर पुरानिक ट्रेडिशंस में जो पुराण हैं दे वर कंपाइल्ड अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट मिलेनियम सीई। तो पुराण जो है लगभग फर्स्ट मिलेनियम सीई में कंपाइल किए गए थे और पुराणों में रुद्र को ही शिव फॉर्म में जो है बताया गया है। तो रुद्र के लिए ही शिव का नाम इस्तेमाल किया गया है। लेकिन शिव जो है, जो पुराणों में शिव जो बताए गए हैं, इनको पशुपति कहा गया है, इनको योगी फॉर्म में दिखाया गया है। लेकिन जो ऋग्वेद में जिन रुद्र का मेंशन है, ना तो ये पशुपति इनको डिपिक्ट किया गया है ऋग्वेद में और ना ही योगिक फॉर्म में डिपिक्ट किया गया है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो हड़प्पन सील जिसको कि आर्कियोलॉजिस्ट ने प्रोटो शिवा डेजिग्नेट किया है, ये शिव का ही अर्लियर फॉर्म है। तो कुछ का मानना है कि है, लेकिन बाकियों का मानना है नहीं है। तो फिर ये प्रोटो शिवा सील में ये जो यौगिक पोस्चर में फिगर में दिखाया गया है, ये इंसान कौन है? कुछ जो स्कॉलर्स हैं ये इनको शामन जो है सजेस्ट करते हैं कि ये कोई शामन रहे होंगे। शामन ये जो वर्ड है ये उन मेन और वुमेन के लिए यूज किया जाता था, दोज who claim that they had magical powers, they can heal people, and those men who can establish relation to the other world। तो ऐसे लोगों को जिसके पास चमत्कारी शक्तियां होती थी, जो लोगों की बीमारियां ठीक कर सकते थे, जो दूसरी दुनिया से संबंध स्थापित कर सकते थे, पुराने समय में ऐसे लोगों को शामन कहा जाता था। तो ये क्या हड़प्पन सील में जो फिगर शो किया गया है वो किसी शामन का है? ये एक डिबेट का इशू है।